बच्चों अभी हमने आपको बताया कि बैलेंस शीट को स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो कैटेगरी बांटा गया। कितने कैटेगरी में? कौन कौन बताएंगे जरा सा? हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है? जिसमें एक तरफ जैसे ये जो बना हुआ है कौन सा है? हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि इसमें एक तरफ लायबिलिटी है और एक तरफ एसेट है। और हॉरिजॉन्टल किसके लिए सुटेबल होता है? सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में जो जो बैलेंस शीट बनाया जाता है वो हॉरिजॉन्टल बेसिस से बनाया जाता है। किस बेसिस से बनाया जाता है? हॉरिजॉन्टल बेसिस से बनाया जाता है। तो अब बात करते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल में आपने क्या देखा अभी लास्ट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो वर्टिकल में क्या था कि ऊपर में कैपिटल मतलब लायबिलिटीज एंड कैपिटल और वह उसका टोटल कर लिया, मतलब कुछ नहीं है, बस ये साइड ऐसे रहेगा और इस साइड को उठा के इसके टोटल के नीचे डाल देना, यही ना है वर्टिकल का कॉन्सेप्ट। यही है जो कि क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा उसको। और क्लास 12th में जो कंपनी अकाउंटिंग जब हम पढ़ेंगे तो कंपनी अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग फॉर कंपनी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें खास करके उसको पढ़ाया जाता है। और वो आपको बेसिकली फर्म और सोल ट्रेड के द्वारा बेसिकली नहीं बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है कंपनियों के द्वारा। किसके द्वारा? चलिए स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट प्लीज। ओके, इसको हम लोगों ने बनाया है, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है जो हम एक 11th क्लास के फाइनल अकाउंट में जब हम सोल ट्रेड के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो हम बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं, जिसमें आपको लेफ्ट टू राइट हम उसको एक्सपेंड करते हैं, एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ एसेट। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़े। चलिए अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को भी दो तरीके से बनाया जाता है। इसमें भी दो तरीका है, तरीका मतलब मेथड्स, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं, मेथड्स। उस मेथड में आपको पहला मेथड है इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के आधार पे, तरलता के आधार पे बैलेंस शीट बनाना। तरलता के आधार पे व्हाट डज इट मीन सर? इट मीन्स कि इसमें एसेट साइड में देखेंगे आप करंट एसेट्स को ऊपर रखा गया, देखिए तो कैश इन हैंड करंट एसेट, कैश एट बैंक करंट एसेट, डेटर्स करंट एसेट, बिल रिसीवेबल करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, अकॉर्ड इनकम करंट एसेट, लोन टू समवन। अब लोन भी डिपेंड करता है कि एक लॉन्ग टर्म लोन किसी को दिए हैं तो एसेट है ना, और लोन लेते हैं तो कहां लिखते हैं? लायबिलिटी में लिखते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए बच्चों, तो होता क्या है कि हम यहां पे बात करेंगे इस ये जो बैलेंस शीट आपका बना हुआ है, जो रिसेंट बैलेंस शीट आपके बोर्ड पे है, वो किसके हिसाब से है? इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी। किसके बेसिस पे है? लिक्विडिटी के बेसिस पे है, तरलता के आधार पे है। किस आधार पे बच्चों? तरलता के आधार पे। तरलता के आधार पे बैलेंस शीट इस तरह से बनता है। इसमें क्या होता है मैं एक बार फिर से बता दूं, एसेट साइड में जब हम डिस्कस करते हैं तो एसेट साइड में आप जितने भी सारे करेंट एसेट्स होते हैं उनको आप ऊपर रखते हैं। सर ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बनाने आ जाएगा एग्जाम में, आपको आ गया अगर इस बेसिस पे सवाल, चाहे वो 12th में आ जाए, 11th में आ जाए, चाहे सीयूटी में आ जाए, चाहे कहीं भी किसी एंट्रेंस एग्जाम में, चूंकि आप कॉमर्स से रिलेटेड है तो आप भी जब भी कहीं एंट्रेंस देंगे तो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड तो सवाल होगा, तो वहां पे आपको टेक्निकल सवाल पूछ सकता है कि लिक्विडिटी बेसिस पे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऊपर में किसको लिखा जाता है, तो वहां पर देगा करंट एसेट, लिक्विड एसेट, करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। पढ़े ना करंट एसेट फिक्स्ड एसेट? अब जो नहीं पढ़ा होगा करंट एसेट फिक्स्ड एसेट उसको अभी कुछ पल्ले पर नहीं रहा होगा। 11th में बेसिक अकाउंटेंट टर्म्स को चिल्ला चिल्ला के समझा के पढ़ाएं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। वही चीज पे आपको अभी काम कर रहे हैं। हमने अच्छा पिलर बनाया हुआ है, अब उस पे हम जो है अपना मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बाकी जो लोग नहीं किए हैं उनके पास लास्ट ऑप्शन है बैकअप क्लासेस का, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये अभी देख लीजिए, यहां से यहां तक जितना भी ये सब क्या है, क्या है भैया? करंट एसेट है। फर्नीचर और फिक्सचर से क्या शुरू हो जाता है? फिक्स्ड एसेट। तो जितना भी फिक्स्ड एसेट है वो नीचे रहेगा और जितना भी करंट एसेट है किस साइड? एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में भी कुछ होता है सर? यस बिल्कुल होता है। लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल पे काम होता है, देखिए कैपिटल से एक कैपिटल का अमाउंट यहां से काम करना शुरू किया तो कहां खत्म हुआ है? लास्ट में LIC मतलब सेल्फ, बताएंगे सब अभी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद ये आपका इतना जो है ये सब करंट लायबिलिटी है। लिक्विडिटी के बेसिस पे सर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर टाइम कि लिक्विडिटी बेसिस पे जब हम बनाते हैं बैलेंस शीट तो इसमें आपको क्रेडिटर्स जो होते हैं, जो करंट एसेट्स होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है एसेट साइड में, और करंट लायबिलिटीज को
लायबिलिटी साइड में ऊपर रखा जाता है। Am I clear? क्लियर? अच्छा, करंट एसेट मतलब जितने भी सारे करंट एसेट है उसको ऊपर और करंट लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड में ऊपर। ठीक है, ये हमारा लिक्विडिटी के बेसिस पे बैलेंस शीट बनाने का सिंबल है। क्या है? उसके बाद करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी को आपने कर दिया। करंट लायबिलिटी बेटा यहीं तक है, ओवरड्राफ्ट तक ही है। ये दोनों नॉन करंट लायबिलिटी है। क्या है? और सबसे लास्ट में किसका डीलिंग होता है? कैपिटल का। और इधर में फिर नीचे में क्या रहता है? फिक्स्ड एसेट्स। क्या होता है? समझा पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अब आते हैं कि सर दूसरा को भी बताइए दीजिए। तो एक इमेजिनेशन करिए आप मेरे साथ। ये पार्ट उठा के नीचे रख दिए, कैश इन हैंड से लेके स्टॉक तक नीचे फेंक दिए, और फर्नीचर से लेके वर्क इन प्रोग्रेस तक ऊपर रख दिए एसेट में। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले शुरुआत किससे की है? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। समझ रहे हैं? नीचे वाला ऊपर और नीचे ऊपर वाला। इसको उठा के यहां ले आए, इसको उठा के यहां ले आए, कैपिटल को ऊपर ले गए, फिर इन दोनों को भी ऊपर उठा के ले गए। मुर्गेज वुर्गेज सब जो है आपका लॉन्ग टर्म में ही आता है। ये तीन चीजें आपको नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटीज है। क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटी जिसको हमें लॉन्ग टर्म के बाद पे ऑफ करना है। लायबिलिटी है तो पे ऑफ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं कि सर एक बार हम लोगों को देखने दीजिए ध्यान से, आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से। ये किस बेसिस से बना हुआ है? सामने आपके है सो लिक्विडिटी इन ऑर्डर टू, पहला इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के आधार पर बना हुआ है ये। और ये आप देख लीजिए, इसमें आपके जितने भी सारे करंट लायबिलिटीज हैं वो आपको राइट लायबिलिटी साइड में ऊपर में है, और जितने भी सारे करंट एसेट है वो एसेट साइड में ऊपर है। ठीक है, स्टार्टिंग वहीं से किया है। उसके बाद आपके फिक्स मतलब फिक्स लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। उसके बाद आपका कैपिटल का एडजस्टमेंट हुआ है। इस तरफ क्या है? जितने भी सारे फर्नीचर हैं, फिक्सचर्स है, जो भी फिक्स्ड एसेट है वो क्या है? नीचे है। अब इसी को अगर हमको इन ऑर्डर टू परमानेंस बनाना हो, क्या बनाना हो? परमानेंस। परमानेंस तो परमानेंस का मतलब परमानेंट एसेट है ना। तो ये बिल्डिंग ऊपर चला जाएगा, फर्नीचर ऊपर चला जाएगा, प्लांट ऊपर चला जाएगा, मशीनरी ऊपर चला जाएगा, पेटेंट ऊपर चला जाएगा, गुडविल ऊपर चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? और ये सब नीचे, सबसे लास्ट में कैश। कहा? ठीक है, ध्यान रहेगा। अरे बोलो भाई। अच्छा, इस तरफ सबसे ऊपर क्या चला जाएगा? सबसे ऊपर कैपिटल, उसके बाद ये तीनों, फिर सबसे लास्ट में ये सब। ठीक है, बात समझा पा रहे हैं? चलिए अब हम आइटम पे आ जाएं। क्रेडिटर लायबिलिटी है, देना है किसी को तो लायबिलिटी है। फर्स्ट वन, ये कटकुट ये अमाउंट है, इमेजिनरी फिगर, मैं फॉर्मेट समझा रहा हूं। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन एंड सॉल्विंग अ क्वेश्चन। सो उसके बाद है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी है रिजर्व एंड फंड्स जो भी है आपका यहाँ जाएगा, वो लायबिलिटी साइड में होता है। सर रिजर्व को हम क्यों डालते हैं लायबिलिटी में? कैपिटल को तो बता दिया था ना कि इंटरनल लायबिलिटी होता है। कैपिटल इज नोन एज एन इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो हमको इंटरनली मेंटेन करना पड़ता है। कैपिटल को 3-4 नाम से बुलाया जाता है। आप अभी पढ़ रहे हैं, मैं आपको कैपिटल के नाम बताता हूं। सबसे पहला कैपिटल का नाम है कैपिटल। ठीक है, दूसरा जब आप उसको कंपनी में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? जब आप उसको पार्टनरशिप में पढ़ेंगे तो बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोलेंगे? जब आप उसको एनपीओ के बारे में पढ़ेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ेंगे कैपिटल फंड। क्या पढ़ेंगे? कैपिटल फंड। कंपनी में उसका एक और नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स। तो भैया कैपिटल इज टू बी मेंटेन्ड इंटरनली व्हेन इट हैपेंस, इट अकर्स लॉस। अगर लॉस होता है तो हमें उसको इंटरनली मेंटेन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई हमें कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा। और कैपिटल जब हमारा बिजनेस का इंटरनल अफेयर है, उसको हम बाहर एक्सपोज नहीं करते हैं। आप ही बताइए ना, मैंने कल भी पूछा था आप लोगों से कि अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ और इस बात का आप ढिंढोरा पीटेंगे, कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा? सिंपल सी बात है। लेकिन लॉस हुआ तो उससे हम भाग नहीं सकते, हमें उसको मेकअप करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th में एक चैप्टर है मैनेजमेंट। उसमें आपको पढ़ने के बाद जब आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तो आपको मैं हेनरी फयोल की कहानी बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये बात क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हो गया क्रेडिटर, रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्स पेबल, बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं है, क्या है? बिल्स पेबल है। उसके बाद बैंक लोन, शॉर्ट टर्म, एसटी लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बैंक लोन को लायबिलिटी में रखा जाता है, करंट लायबिलिटी में। कैसे कैसे लायबिलिटी में? उसके बाद है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई खर्चा बाकी है, इस साल नहीं दे पाए तो हमारे लिए तो माथा पे लोड है ना, तो वो हमारा
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, क्या हो गया? उसके बाद है आपका ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैंक से अगर आपके पास जितना पैसा बैंक में है उससे ज्यादा पैसा आप बैंक से निकाल सकते हैं। अगर आपने निकाला है तो वो आपका ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट आपको आपके ऊपर बैंक का एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाता है। क्या हो जाता है ना? उसके बाद अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो अभी कमाया ही नहीं गया है। क्या नहीं हुआ है? कमाया नहीं है, आपने कहीं जॉब ज्वाइन किया और पहले ही महीने में एडवांस ले लिया, कोई अर्जेंट था, बॉस ने भी आपको दे दिया कि चलो कहाँ जाने वाला है, अपना एम्प्लॉय है, ठीक है, तो आपने काम नहीं किया, उसके उसके बिहाफ में आपने पैसा ले लिया। या आप 6 साल से 5 साल से कहीं पे काम कर रहे थे और इस महीने की सैलरी आपकी आ गई थी और अचानक से फिर से आपके घर में बहुत खर्च आ गया, तो आपने उठा लिया इनकम वहां से, है ना? तो वो बॉस के लिए क्या है, आपके लिए क्या है? ठीक है, तो बॉस वो एसेट में रखेगा और आप अपना बैलेंस शीट बनाएंगे तो कहां लिखिएगा? बात समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद है आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ये आ जाता है अनअर्न्ड इनकम के बाद लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आ जाता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स मतलब कि आपका डेब्ट ऐसा जो लंबे समय के बाद पे करना है, मतलब मोर देन 5 ईयर 10 ईयर, ऐसा होता है ना। होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं तो 7-8 साल 10 साल का होता है कि नहीं होता है? वो सब क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है, ठीक है। और फोन लेते हैं 6 महीने का 8 महीने का ईएमआई होता है, वो क्या है? समझ रहे बात? 1 साल से भीतर का उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। विद इन 12 मंथ उसको शॉर्ट टर्म, और 1 साल से 5 साल के लिए होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिड टर्म, और 5 साल से ऊपर के लिए क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी किताब में मिड टर्म का कॉन्सेप्ट ही खत्म है, मिड टर्म का कॉन्सेप्ट ही खत्म है, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डील करते हैं। किसमें? तो 1 साल से भीतर को शॉर्ट टर्म, 1 साल से ऊपर को। बात समझ में आया? जस्टिफाइड है? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आता है बेटा मोर्गेज। मोर्गेज लोन, आपने किसी को कर्जा दिया 10 लाख, या आपने कहीं से कर्जा लिया है और आपने अपनी कोई संपत्ति वहां पर बंधक रखी है। बंधक समझते हैं ना? अरे मोर्गेज समझते हैं? मोर्गेज प्लीज, ये सब जो होता है आपका एक ही कैटेगरी का चीज है, ठीक है। वो हो गया कैपिटल। अब देखिए यहां से आता है कैपिटल का आइटम। कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे जो होगा, नेट प्रॉफिट उसमें होगा तो ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? बिजनेस में भी देखे ना, पीएल आया ना आपका, पीएल से नेट प्रॉफिट आता है ना, तो नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने वाला आइटम बस 2 गो है, देख लीजिए यहाँ पे क्या गो ऐड करने वाला में, लेस करने वाला बतेरे है। देखो ये नेट लॉस है, नील नहीं है, नेट लॉस। नेट लॉस क्या? गेट लॉस नहीं, क्या है? नेट लॉस। नेट प्रॉफिट का अपोजिट नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, तो नेट लॉस होगा तो कहां से लेस करेंगे? आई दोनों में से कोई एक को होगा, ध्यान रखिएगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या। उसके बाद क्या है? ड्राइंग्स। बिजनेस का ओनर अपने खुद के यूज के लिए बिजनेस से कुछ निकालता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स भी आपको 3 तरह का होता है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स ऑफ कैश और ड्राइंग्स ऑफ बैंक। बिजनेस से पैसा निकाले तो ड्राइंग्स ऑफ कैश, बिजनेस के अकाउंट से पैसा निकाल लिए, ट्रांसफर कर दिए किसी को, ड्राइंग्स ऑफ बैंक। बिजनेस के अंदर से कोई सामान जिस चीज में हम डील करते हैं उस चीज को यूज कर गए निकाल करके, पैसा नहीं डाले, तो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। समझ में आई बात? चलिए, उसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे किया गया खर्चा, सॉरी इंटरेस्ट। अगर आपने 5,000 रुपया बिजनेस से निकाला है तो जितना दिन के लिए निकाला उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। बिजनेस में एक एक पाई का हिसाब होता है, बिजनेस अपनी जगह, बाकी चीजें अपनी जगह। इनकम टैक्स, अब बोलोगे सर इनकम टैक्स अगर हम पीएल में घटा दिए होंगे तो यहां शो नहीं करेंगे। समझ में आई बात? इनकम टैक्स यहां डालते हैं, घटता है। एलआईसी सेल्फ, एलआईसी आप लोगों ने पीएल के फॉर्मेट में 2 में देखा होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम देखा है? रिप्लाई करिए मुझे। तो वहां पे आपने देखा होगा पीएल के डीआर साइड में इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस बिजनेस का है। किसका है? और मालिक अपना बिजनेस, अपना जो खुद का सेल्फ इंश्योरेंस कराता है वो कैपिटल में से घटता है। बात समझ में आया? अरे बोलो, कैपिटल में से कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम? दोनों इंश्योरेंस है। मान लीजिए कॉमर्स कैम का इंश्योरेंस करा रखे हैं तो वो हम डालेंगे पीएल के डीआर साइड में। कहां डालेंगे? मेरा अपना इंश्योरेंस है, अमन सर का इंश्योरेंस है, कहां डालेंगे? कैपिटल में, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में से घटा देंगे। एम आई क्लियर? ओके, लायबिलिटी का कोई आइटम दिक्कत है बताइए। उसके बाद सारा ऑपरेशन करने के बाद हम टोटल करके यहां लिख देंगे और इस सब का अमाउंट जोड़ के यहां लिख देंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और वेट करते हैं, हम लोग एसेट को समझते हैं। कैश इन हैंड समझ रहे हैं, हाथ में कैश, गल्ला में कैश, कैश कैश बैंक, बिजनेस के नाम से कितना बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो,
डेटर्स मतलब डेटर्स कौन? देनदार, उधार जिसको दिए हुए हैं, ठीक है, उधार सेल किए हुए हैं वो। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल का अपोजिट है। तो बिल रिसीवेबल मतलब जितना बिल हमको किसी से रिसीव करना है, हमें जो हमारे मतलब उधार बेचे हुए हैं उसको हमने बिल लिखा हुआ है, और उस बिल के रिगार्डिंग जो हमको रिसीवेबल अमाउंट है उसको हम लोग बिल रिसीवेबल कहते हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस बता ही दिया हमने, खर्चा जो कुछ पहले कर दिया वो क्या है हमारे लिए? प्रीपेड एक्सपेंस है। अकॉर्ड इनकम, कमाया हुआ इनकम है लेकिन मिला नहीं है अभी, ठीक है। कहीं पर हम मान लीजिए कि हमारा एक हार्डवेयर का कंस्ट्रक्शन का शॉप है, हम जो है वो एल्युमिनियम पैनल वगैरह और वो चीजें ग्रिलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, ग्रिल वगैरह लगाते हैं। अब मान लीजिए आप में से किसी के घर में ग्रिल लगा और आपके फादर ने कहा कि सर तनका हमको फलाना फलाना मेरे घर का ग्रिल करना, आप लेकर के आप लगवा दीजिए। हमने लगवा दिया, ठीक है, लगवा दिया, 1 लाख रुपए का सामान हुआ, लेबर कॉस्टिंग वगैरह सब जोड़ के 1 लाख रुपया हुआ। कितना हुआ? उसमें 10,000 ही मेरा मार्जिन था। कितना मार्जिन था? अब 10,000 ही मेरा मार्जिन था और आपके पापा ने मुझे 80,000 रुपए ही दिया, ठीक है। अभी 20,000 फंसा हुआ है, तो उसमें तो 10,000 मेरा गुड्स का कॉस्ट फंसा हुआ है और 10,000 रुपया मेरा प्रॉफिट फंसा हुआ है, तो वो मेरे लिए एसेट है। क्या है? 10,000 हम डालेंगे डेटर में, कितना मिला हुआ हमको? 80,000। तो हम चाहे तो पूरा डेटर में डाल सकते हैं 20,000, नहीं तो 10,000 सामान का बाकी तो डेटर में डाल दिए, और 10,000 अकॉर्ड इनकम है, जो कमाया हुआ पैसा नहीं मिला है, उसको हम 10,000 यहाँ भी डाल सकते हैं। यहाँ अगर 20,000 डालेंगे तो अकॉर्ड का जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लोन टू समवन, लोन लेते हैं तो लायबिलिटी, देते हैं तो एसेट। स्टॉक या इन्वेंट्री दोनों एक ही चीज होता है, तो कहीं आपको इन्वेंट्री मिल सकता है, कहीं आपको स्टॉक मिलेगा। उसको उठा के कहां फेंकिएगा? एसेट साइड में। कहां फेंकिएगा? फेंकना नहीं, मतलब डालना है, वहां पे डाल के टोटल करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ से फर्नीचर, बिजनेस में फर्नीचर है, क्या वो एसेट नहीं है? तो एसेट साइड डाल दिए, याद है वहां एसेट पढ़ाया था सेकेंड चैप्टर में, और एसेट यहाँ एक साइड है मेरे बच्चों। जितना एसेट आपने पढ़ा होगा उन सभी को इसमें डाला जाता है। फिर आता है बिल्डिंग, क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट मतलब औजार सामान वगैरह, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट एसेट, वर्क इन प्रोग्रेस एसेट, इन सभी को जोड़ दिया गया है। आपने फॉर्मेट खींच लिया है? खींच लिया है ना। अगर आपको दिक्कत होगी फॉर्मेट खींचने के बाद, आज मैं 2 क्वेश्चन दूंगा बनाने, तो बना करके आप घर से आएंगे, और हम लोगों को मंडे को मिलना है, तो मंडे से हम लोग इस पे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन बनाएंगे आप प्रॉपर। ओवरऑल तीनों सिखा दिया, ट्रेडिंग सीख लिया, पीएल सीख लिया, बैलेंस शीट सीख लिया, और उसको असेंबल करके एक साथ बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो आज फॉर्मेट में जो आइटम है उसमें अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कल या परसों जब भी आप आएंगे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नेक्स्ट क्लास में आप उससे पूछ लेंगे, ठीक है। रहने दीजिए।